नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मसाले वाली फसलों में धनिया की खेती हमारे राज्य में बहुत से किसान भाई करते हैं और जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं उनको इसकी खेती करते समय कुछ जरूरी बातों जैसे उन्नत प्रजातियों का चुनाव, खेत की तैयारी, बुआई विधि आदि बातों पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि किसान भाई अक्सर इन्हीं बिंदुओं पर चूक कर जाते हैं। तो आप किस तरह से करें धनिया की बुआई, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह। धनिया अपने क्षेत्र की बहुत एक महत्वपूर्ण फसल है। ये एक मसाले वाली फसल है। धनिया का उपयोग धनिया के बीज का भी किया जाता है और हरी पत्तियों के लिए इसका ज़्यादा खेती की जाती है। किस्मों की बात है तो 441 है, 435 है, 36 है। हिसार से काफ़ी वैरायटी निकली हैं, उनमें हिसार आनंद है, हिसार सुगंध है, हिसार सुरभि है। तो ये वैरायटी हैं। पंत से भी अच्छी पंत हरितिमा करके वैरायटी निकली है। तो ये कोई भी किस्म इसमें से जो अपने क्षेत्र के लिए अनुकूल हो और जिस पर्पज के लिए बो रहे हैं, आप धनिया पत्ती के लिए बो रहे हैं या बीज के लिए बो रहे हैं, उसके हिसाब से किस्म का चुनाव करना चाहिए। किसान भाइयों, अभी आपने धनिया की अधिक उत्पादन देने वाली उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं धनिया की खेती के लिए भूमि का चयन और खेती की तैयारी के बारे में। और इसकी खेती हर प्रकार की जलवायु में की जा सकती है जहाँ ज़्यादा गर्मी न पड़ती हो और वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह से हो, और ख़ास तौर से जहाँ बीज के लिए इसकी खेती की जाती है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि उस समय जब पुष्पन पे हो, जब फूल पे हो इसकी फसल, उस समय पाला नहीं पड़ना चाहिए। पाले से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। धनिया की खेती किसी भी प्रकार की भूमि में की जा सकती है। खेत की तैयारी के लिए बढ़िया डिस्क हैरो चलाकर और खेत के जो ढेले हैं उनको तोड़ देना चाहिए और पाटा लगाकर उसको बराबर कर देना चाहिए। खेत की तैयारी के उपरांत इसमें 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद डालना चाहिए। उर्वरक की बात है, सॉइल टेस्टिंग के बाद जो रिकमेंडेशन हो उसके हिसाब से डालना चाहिए। और मोटे मोटे तौर पर 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश की ज़रूरत होती है। इसमें आधी मात्रा नाइट्रोजन की बुवाई के समय इसके आधार खाद के रूप में डालना चाहिए और बाकी जो आधी मात्रा है उसको स्प्रे के रूप में देना चाहिए या बाद में टॉप ड्रेसिंग करना चाहिए। किसान भाइयों, धनिया की फसल से अच्छा उत्पादन मिले इसके लिए आप बीज की उचित मात्रा तथा बीजोपचार करते हुए धनिया की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करें, आइए जानते हैं। बीज दर जो होती है वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ पर सिंचित अवस्था है वहाँ पर 10 से 12 किलो बीज पर्याप्त है। असिंचित अवस्था के लिए 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर रखना चाहिए। एक चीज़ इसमें और ध्यान रखने की बात है कि इसको हल्के से दबा के इसके टुकड़े कर लेना चाहिए। इसको 2 टुकड़े में हो जाए ऐसा। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसका बीजोपचार जरूर करना चाहिए। बीजोपचार के लिए कार्बेंडाजिम बेबिस्टीन 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से या ट्राइकोडर्मा विरिडी 5 से 6 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से इसमें इसका बीजोपचार आवश्यक रूप से करना। जहाँ तक इसकी बिजाई की बात है, इसको बोने की बात है, तो दोनों तरह से किया जाता है। छिटकवा से भी किया जाता है और नारी से भी बुवाई की जाती है। इसमें पौधों की दूरी 15 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर के आसपास 25 से 30 सेंटीमीटर रखते हैं। अगर हम लाइन सोइंग करते हैं तो बाद में इसमें इंटरकल्चर और दवाई खाद डालने में आसानी रहती है। कोशिश ये करना चाहिए कि लाइन सोइंग ही की जाए। किसान भाइयों, धनिया की फसल का उचित विकास हो इसके लिए आप फसल को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए सिंचाई कैसे करें, आइए जानते हैं।
फिर हम अगर बात करते हैं खरपतवारों की, अगर खरपतवार नाशी का उपयोग करना चाहते हैं तो पिंडामिथिलिन 1 ग्राम सक्रिय तत्व 500 से 600 लीटर पानी में मिला के इसका घोल बना के इसका हम स्प्रे कर सकते हैं। ये प्री इमरजेंस वीडिसाइड है। तो जैसे ही खरपतवार दिखें, सबसे बढ़िया तो हैंड वीडिंग होता है, खरपतवार निकालते रहना चाहिए। क्योंकि ये अगर मिट्टी के अनुसार अगर भारी मिट्टी है तो 5-6 सिंचाई की इसमें आवश्यकता होती है, और अगर हल्की भूमि है तो 10-12 सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसान भाई, आप अगर ये छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो धनिया, अगर आप धनिया की खेती करते हैं तो बहुत लाभप्रद खेती है। और ये चूँकि औषधि और मसाला दोनों में आता है, हरी पत्तियां भी काम में आती हैं, इसके बीज भी बहुत अच्छे रेट में बिकते हैं, तो किसान भाई काफ़ी लाभ कमा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आलू की बुआई का समय चल रहा है, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि मजदूरों की कमी के चलते किसान समय पर आलू की बोनी नहीं कर पाते हैं। इसलिए कृषि अभियंताओं ने आलू बुआई यंत्र का आविष्कार किया है। तो यह यंत्र आपके लिए किस प्रकार से उपयोगी है और इस यंत्र से बोनी करने से आपको क्या लाभ है, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र CIA भोपाल के कृषि इंजीनियर DK द्विवेदी से। किसान भाइयों, ये आलू बुवाई के लिए प्लांटर जो है ट्रैक्टर से चलने वाला यंत्र है। ये ट्रैक्टर में लगा करके पीछे चलाते हैं हम। ये 2 तरह के बनते हैं, एक सेमी ऑटोमेटिक और एक ऑटोमेटिक। जो सेमी ऑटोमेटिक प्लांटर होता है वो 4 रो का बनाया जाता है, और जो ऑटोमेटिक होता है वो 2 रो और 4 रो का बनाया जाता है। जो सेमी ऑटोमेटिक प्लांटर होता है उसके अंदर हमें 4 रो के लिए 4 आदमियों की बिठाने की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको 4 रो सेमी ऑटोमेटिक प्लांटर भी कहते हैं कई जगह। और जो ऑटोमेटिक प्लांटर होता है उसमें किसी भी प्रकार की आदमी की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ हम ट्रैक्टर में लगा करके एक बार उसके अंदर आलू का बीज भर दें और ये चलाएं खेत में, तो आराम से वो अपने आप सारे कार्य करता है। लेकिन वो कीमत लागत अधिक होती है। दूसरा, उसमें कुछ और अन्य लिमिटेशन भी हैं। उसमें आपका जो आलू का बीज है वो सुनिश्चित है कि इतने से इतने साइज का होना चाहिए, क्योंकि उसमें कप या नोज टाइप की जो होती हैं, या तो उसके अंदर रखा जाता है, उस पर कप पे रखा जाता है, या जो नोज है उनसे आलू को पकड़ा जाता है। तो उसकी एक लिमिटेशन है कि इतने से छोटा नहीं होना चाहिए, इतने से बड़ा नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से ऑटोमेटिक प्लांटर में आवश्यकता होती है। लेकिन सेमी ऑटोमेटिक प्लांटर में इस तरह की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इसमें इसकी जो बनावट हम देखें तो जो सीड बनावट बिल्कुल सीड ड्रिल की तरह होती है। इसमें एक तो खाद का बक्स होता है, जिससे हम चारों रो में 4 फ्लूटेड रोलर लगे रहते हैं, तो जितना चाहें उतना नियंत्रित करके खाद हम डाल सकते हैं। दूसरा, एक बक्स होता है जो 4 खन में 4 नीचे जाकर के 4 भाग में डिवाइड हो जाता है, और इसके 4 रो के लिए 4 जो है रोटरी सेल लगे रहते हैं। रोटरी सेल के माध्यम से जो आदमी जो बैठता है पीछे, वो एक हाथ से उठा करके वो सेल के अंदर आलू को रखता जाता है। और इसमें जो ट्रैक्टर में जब हम हिच करके चलाते हैं तो जैसा सीड ड्रिल में ड्राइव व्हील होता है, जिससे सीड और फर्टिलाइज़र का बक्स की चाल मिलती है, इसी तरह से इसमें ये रोटरी जो सेल होता है उसको चाल मिलती है। ये घूमता जाता है तो ये जा कर के जैसे ही जो है ट्यूब के सामने आता है, ये गिर जाता है। किसानों के लिए आलू की बुवाई एक अत्यंत खर्च वाला काम होता है, परंतु आलू बोने वाले यंत्र की सहायता से बुवाई का काम कम खर्च में बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इस यंत्र में काफी सारे भाग होते हैं। इसमें एक लोहे का फ्रेम होता है जिस पर फरो ओपनर लगे होते हैं। फ्रेम पर एक सीड बॉक्स जिसमें आलू भरे जाते हैं, इसको हॉपर भी कहते हैं। इसमें कतारों की संख्या अनुसार 2, 3 या 4 घूमने वाली डिस्क लगी होती है, जिनमें आलू के साइज के होल कटे होते हैं। ये डिस्क चेन द्वारा ग्राउंड फील की सहायता से घूमती है,
जो कि फ्रेम पर लगा होता है। सभी डिस्क के पीछे एक सीट लगी होती है जिस पर आलू डालने व्यक्ति बैठते हैं। फ्रेम के पिछले भाग में फरो ओपनर के पीछे मिट्टी चढ़ाने वाले रिजर लगे होते हैं, जो कि कुंड में आलू गिरने के बाद फौरन उसे मिट्टी से ढक देते हैं और उस पर मिट्टी चढ़ाकर मेड़ बना देते हैं। किसान भाइयों, इसको चलाने के लिए 35 HP ट्रैक्टर से अधिक ट्रैक्टर की आवश्यकता नहीं है जो सेमी ऑटोमेटिक है। लेकिन जो ऑटोमेटिक प्लांटर होते हैं वो थोड़े बड़े साइज के बन रहे हैं, वो 50 HP से ऊपर के ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। दूसरा जो सेमी ऑटोमेटिक प्लांटर है उसकी कीमत भी 60 से 70 हज़ार रुपये के लगभग होती है, और जो फुली ऑटोमेटिक प्लांटर होते हैं उनकी कीमत एकदम से जस्ट दुगनी हो जाती है। 90,000, 1 लाख, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए, इस तरह से उसकी कीमत बढ़ती जाती है। यहाँ मानव शक्ति का उपयोग प्लस में होता है, वहाँ मानव शक्ति का उपयोग घट जाता है, लेकिन मशीन का मूल्य बढ़ जाता है। किसान भाइयों, इन यंत्रों की कीमत इनमें लगी डिस्कों के आधार पर निर्धारित होती है। आज बाजार में 2 से लेकर 4 डिस्क वाले यंत्र मौजूद हैं, जिसमें सेमी ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर की अनुमानित कीमत लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए है और ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर की कीमत 1 लाख से 1,40,000 रुपए है। राज्य शासन इन यंत्रों की खरीदी पर किसानों को अनुदान भी उपलब्ध कराती है। किसान भाई इन यंत्रों से जुड़ी अधिक जानकारी और अनुदान के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं। हमें जितना एकड़ खेत बोना है, लगभग 1 घंटे में 1 एकड़ खेत की बुवाई हम कर सकते हैं। 1 घंटे में लगभग वही 4 से 4.5 लीटर डीजल का खर्चा भी लोड के ऊपर पड़ता है। किसान भाइयों, कृषि यंत्रों की विशेष जानकारी के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र और केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में भी देख सकते हैं। साथ ही साथ समय समय पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप भाग ले सकते हैं। हमारे संस्थान में कई बार 3 दिवसीय और 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जाते हैं, जिनके माध्यम से आप कृषि यंत्रों का, उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग, रख रखाव, इसकी सबकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। दुधारू पशुओं में FMD, जिसे खुरपका मुंहपका बीमारी के नाम से जानते हैं, जो कि एक बहुत ही घातक बीमारी है। इसका सीधा असर पशु के दूध उत्पादन पर पड़ता है, इसलिए इस बीमारी से बचाव और बीमार पशु का जल्दी इलाज बहुत जरूरी होता है, जिस पर विस्तार से बता रहे हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर सुरेश चंद काटवा। आज हम चर्चा करेंगे कि पशुओं में इस मौसम में कौन कौन सी बीमारियां आ सकती है। जैसे इस मौसम में खुरपका मुंहपका बीमारी है, उसका टीकाकरण अति आवश्यक है, इसलिए हम उसके बारे में पहले जानते हैं कि खुरपका मुंहपका बीमारी क्या होती है। ये वायरस से होने वाली बीमारी है जो हमारे गाय भैंस। किसान भाइयों, गाय भैंसों में खुरपका मुंहपका रोग, जिसे FMD कहा जाता है, होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। यह रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है तथा कुछ समय में एक झुंड या पूरे गांव के अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस रोग के पशुधन उत्पादन में भारी कमी आती है। साथ ही देश से पशु उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस बीमारी से अपने देश में प्रतिवर्ष लगभग हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। खुरपका मुंहपका रोग के लक्षण: मुंह से अत्यधिक लार का टपकना, जीभ तथा तलवे पर छाले पकड़कर घाव बनना, खुरों के बीच में घाव होना जिसकी वजह से पशु लंगड़ा कर चलता है, मुंह में घावों की वजह से पशु चारा दाना बंद कर देता है, दूध उत्पादन में लगभग 80% की कमी हो जाती है। इस बीमारी में क्या है कि पूरे आहार नाल में छाले पड़ जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, पशु चारा और दाना नहीं खा पाता है और होने के बाद में वायरस अपना चक्कर पूरा करके ही बाहर निकलता है। तो ऐसे में दूध उत्पादन घट जाता है, साथ ही साथ जो छोटे पशु हैं उनमें मोर्टिलिटी भी हो जाती है, मर भी सकते हैं। रोकथाम के उपाय: इस रोग का उपचार अब तक संभव नहीं हो सका है, इसलिए रोकथाम ही सबसे कारगर नियंत्रण का उपाय है। सभी पशुपालक को अब इस रोग के प्रति जागरूकता दिखाने की आवश्यकता है, तभी इस रोग का रोकथाम संभव है। पशुपालकों को अपने सभी पशुओं 4 महीनों से ऊपर को टीका लगवाना चाहिए।
प्राथमिक टीकाकरण के 4 सप्ताह के बाद पशु को बूस्टर वर्धक खुराक दिया जाना चाहिए और प्रत्येक 6 महीने में नियमित टीकाकरण करना चाहिए। रोगी पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। लाल दवा के घोल से पशु के मुंह और पैर को धोएं, बाद में मलहम लगाएं। पशु में रोग के लक्षण दिखते ही पशु चिकित्सक से उपचार करवाएं। पशु को पूर्ण आहार देना चाहिए जिससे खनिज एवं विटामिन की मात्रा पूर्ण रूप से मिलती रहे और पशु जल्द स्वस्थ हो सके। हमें इसका जो रोकथाम है वो ये है कि सही समय इसका यही है कि साल में 2 बार इसका टीकाकरण होना आवश्यक है। एक बार मार्च अप्रैल के माह में यानी कि होली से पहले और एक बार दीपावली से पहले यानी कि सितंबर अक्टूबर का माह है जिसमें इसका टीकाकरण हमें करवाना आवश्यक है। अगर टीकाकरण पूरे क्षेत्र में हम करवाते हैं तो ये बीमारी नहीं आएगी, और अगर ये बीमारी टीकाकरण नहीं होता है, ऐसी स्थिति में आती है तो ये छूत की बीमारी है। एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही जल्दी से तेज़ी से फैलती है। अगर हम चारा डालने वाला किसान एक पशु से डाल के दूसरे की जगह लेके जाता है तो वो उसके साथ साथ दूसरी जगह भी पहुंच जाती है। तो हम किसान भाइयों से यही सलाह देंगे कि इसकी टीकाकरण ही मात्र उपाय है, तो हमें टीकाकरण करवाना चाहिए। और फिर भी मान लीजिए किसी के यहाँ टीकाकरण जो गाभिन हैं उनमें नहीं हो पाता है और उनमें ये बीमारी आती हैं, तो हम पशुओं को ऐसी जगह पे बांधे जहाँ पे उनका चारा दाना पानी सारा सब कुछ अलग रहें, और मुंह के छाले और पैरों के छालों को हम लाल दवा यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट जो दवाई आती है वो 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल के और उनकी छालों को हम धोएं, और पशु को हरा चारा या पतला दलिया है वो दें ताकि पशु को चुभे ना और वो अपना पेट भर लें। और मान लीजिए सेकेंडरी इन्फेक्शन अगर होता है तो हम पशु चिकित्सक से सलाह लेके उसका उपचार एंटीबायोटिक वगैरह लगवा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है, ग्राम सिमरिया, जिला दमोह के मुरारी जाटव ने आपने कड़कनाथ मुर्गियों के पालन के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो आपकी आय का अतिरिक्त साधन बन सकता है। यह व्यवसाय बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इसमें मुनाफा भी काफी ज्यादा है। देश में रोजगार तलाश रहे युवा इसे रोजगार के तौर पर अपना सकते हैं। पिछले 4 दशकों में मुर्गी पालन व्यवसाय क्षेत्र में शानदार विकास के बावजूद कुक्कुट उत्पादों की उपलब्धता तथा मांग में काफी बड़ा अंतर है। अगर हम बात कड़कनाथ मुर्गी के बारे में करें तो इसमें प्रोटीन तो होता ही है, साथ ही इसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं। दरअसल कड़कनाथ प्रीमियम ब्रीड है। इसके मीट का दाम आम चिकन की तुलना में 3 गुना ज्यादा होता है। चटकदार काले रंग के इस मुर्गे में फैट ना के बराबर होता है और स्वाद बड़ा अच्छा रहता है। मध्य प्रदेश के झाबुआ समेत कुछ अन्य जिलों में मुर्गी के ये खास नस्ल पाई जाती है जिसे कड़कनाथ के नाम से पहचाना जाता है। इसमें विटामिन B1, B2, B6, B12, C, E, नियासिन, कैल्शियम, फास्फोरस और हीमोग्लोबिन से भरपूर होता है। इसके मीट में सफेद चिकन के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है और अमीनो एसिड का स्तर ज्यादा होता है। ये दूसरे मुर्गियों की तुलना में लाभकारी है। इसका खून, हड्डियां और संपूर्ण शरीर काला होता है। कड़कनाथ चिकन फार्मिंग बिजनेस को करने के लिए आपको खुले स्थान की जरूरत पड़ेगी। इसे आप घर के आंगन और लकड़ी का शेड बनाकर बहुत आसानी से पाल सकते हैं। एक मुर्गे के लिए करीब 2 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होती है। इस मुर्गे के खान-पान में कोई ज्यादा खर्च नहीं आता है। ये हरे चारे में वर्सीम, बाजरा चरी बड़े चाव से खाते हैं। कड़कनाथ मुर्गी
9 से 20 सप्ताह में 1 केजी वजन के हो जाते हैं और लगभग 5 माह में 2 से 2.5 केजी की हो जाते हैं और प्रतिवर्ष लगभग 100 से 120 अंडे देते हैं। इस नस्ल को 1 किलो तैयार करने में 200 रुपए का खर्चा आता है और बाजार में ये 500 से 900 रुपए किलो में बिक जाता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।